नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति ने नए कानूनों को मंजूरी दे दी है। भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 जो इससे पहले आईपीसी सीआरपीसी चलती थी, इंडियन पीनल कोड, तो उसको अब खत्म करके ये नए कानून लाए गए हैं। भारतीय न्याय दूसरी संहिता उनमें से एक है। इसकी सभी धाराएं अभी मैं आपको बताऊंगा, सभी अध्यायों के बारे में बताऊंगा और इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो सब मैं अभी आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने अमित शाह जी की फोटो इसलिए रखी है क्योंकि ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं और इन्होंने ही लोकसभा में भारतीय न्याय दूसरी संहिता को रखा था और उसको पास कराया है। इनका पूरा सहयोग रहा है, इनके ये पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। इनके ही अध्यक्षता में, मार्गदर्शन में ये पूरी न्याय संहिता बनकर तैयार हुई है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो अब नए पुलिस एग्जाम होंगे, दरोगा भर्ती एग्जाम होंगे, न्यायिक परीक्षाएं होंगी, एलएलबी परीक्षाएं होंगी, वहां पर यही न्याय संहिता ही लागू होगी और यही आपको अब देखना होगा और इसी से आपके जीवन के सभी कानून बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 के नामों के बारे में। आखिर इनके नाम क्या है? तो हिंदी नाम क्या है? भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023। इसमें दूसरी क्यों आया? देखिए, इससे पहले भी लोकसभा में ये विधेयक रखा गया था लेकिन उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था, फिर उसमें कुछ संशोधन किए गए, जिसके बाद इसे जब दोबारा रखा गया लोकसभा में तो इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 कर दिया गया। इसका अंग्रेजी जो नाम है वो है दी भारतीय न्याय सेकेंड संहिता 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर इंडिया या इंडियन को यूज नहीं किया है, सिर्फ भारतीय को यूज किया है। भारतीय शब्द या भारत को प्राथमिकता दी है। ठीक है, हिंदी में नाम है भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 और अंग्रेजी में नाम है दी भारतीय न्याय सेकेंड संहिता 2023। ठीक है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग BHRTYA। ठीक है, तो भारतीय इंग्लिश में लिखा जाएगा, इसको स्पेलिंग में बदला जाएगा, उसको इंडियन नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दी भारतीय न्याय सेकेंड संहिता 2023 इसका पूरा अंग्रेजी में नाम है और हिंदी में नाम है भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 में कुल धाराएं या खंड कितने हैं या सेक्शन कितने हैं? तो इसमें कुल धाराएं या खंड 358 है और कुल अध्याय इसमें 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये संक्षिप्त जानकारी है इस संहिता के बारे में। कुल धाराएं या खंड 358 है और कुल अध्याय इसमें 20 हैं। अब बात करते हैं भारतीय न्याय दूसरी संहिता के बारे में। ये 2023 को किया गया है और इसके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी लिखी गई है वो अध्याय 1 में है। मैं अध्याय 1 आपको अभी डिटेल में बता रहा हूं और फिर मैं आपको सीधे सारी धाराएं बताऊंगा संक्षिप्त में। ठीक है, फिर चैप्टर वाइज में आपको एक एक चीज बता दूंगा अलग से। तो अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे अनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। क्या? अध्याय 1 यहां पर दिया गया है प्रारंभिक। एक में लिखा है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि जो भारतीय न्याय दूसरी संहिता है उसका संक्षिप्त नाम कौन से चैप्टर में है या किस धारा में है, तो अध्याय 1 धारा 1 में है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत किए जा सकेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। भारत के भीतर अगर दोषी है तो वो दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार
ऐसा बढ़ता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। समझ रहे हैं? तो यह भी यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है। क्या इस संहिता के उपबंध में क्या लिखा गया है? भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं पर भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी यह लागू होगी। ठीक है, तो किन किन जगह पर अगर भारत से बाहर कब कब लागू होगी? भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, अगर भारत का कोई नागरिक बाहर कहीं अपराध करता है तो वो भी इस संहिता के अंतर्गत लागू होगा, अपराध माना जाएगा। और भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, यानी पोत जो समुद्री जहाज चलते हैं उन पर कोई अपराध करता है जो भारत में रजिस्टर है, या कोई विमान जो भारत में रजिस्टर है, वो चाहे कहीं पर भी हो, अगर भारतीय व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा उसमें अपराध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर, भारत में कोई कंप्यूटर स्थित है और उसको टारगेट बनाकर उसमें कोई क्राइम किया जाता है, उसको हैक किया जाता है, ठीक है, तो वो भी भारत की दंड संहिता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर 1 में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और बाकी सब इसमें डिटेल में दिया गया है। अब मैं आपको सीधे धाराएं बताऊंगा और आपको पूरा डिटेल में बताने के लिए अलग से चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा। तो सीधे धाराओं की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 में खंडों का क्रम दिया गया है और अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, अध्याय 1 में प्रारंभिक पूरी जानकारी दी गई है। खंड 1 यानी कि धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना बताया जाएगा। परिभाषाएं धारा 2 में दी गई हैं और साधारण स्पष्टीकरण धारा 3 यानी कि खंड 3 में दिया गया है। अब बात करते हैं अध्याय 2 की। किसकी? अध्याय 2 की, जहां पर दंडों के विषय में बताया गया है। किसके विषय में? दंडों के विषय में अध्याय 2 में हमें बताया गया है। ठीक है, तो दंड क्या है? तो धारा 4 में दंड की परिभाषा दी गई है और 5 में दंडादेश का लघुकरण, कब कब दंडादेश लघुकृत होगा यानी कि उसकी घटाया जाएगा। 6 में दंडा विधियों की भिन्न भिन्न बातें बताई गई हैं कि किन किन प्रकार से दंड विधि है। ठीक है, और 7 में दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। ठीक है, तो जो कारावास दिया गया है उसका कोई भाग कठिन होगा या साधारण होगा, सश्रम कारावास होता है जैसे, वो क्या होगा? वो धारा 7 के तहत निर्धारित होगा। धारा 8 में जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम के बारे में बताया गया है। और धारा 9 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? धारा 9 में जो कई अपराध होंगे उनसे मिलकर जो अपराध बनेगा उसके लिए दंड की अवधि क्या होगी, यह धारा 9 में बताया गया है। धारा 10, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। ठीक है, ठीक है, कई अपराधों में व्यक्ति को दोषी दिया गया और दंड कब दिया जाएगा? जबकि निर्णय में यह कथित हो गया है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। ठीक है, 11, एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है। 12 धारा में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया गया है और 13वीं धारा में पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो धारा 13 तक आपने पूरी जानकारी ले ली है और यह सिर्फ संक्षिप्त जानकारी है, आपको सिर्फ परिचय कराने के लिए। देखिए, आपको अगर पूरा एक साथ बता दिया जाएगा तो आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है और चीजें समझ लेनी है कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। इससे आप बहुत ही आसानी से कोई भी प्रश्न पत्र हल कर पाएंगे। ठीक है,
अध्याय 3 की बात करते हैं। साधारण अपवादों के बारे में अध्याय 3 में बताया गया है। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि साधारण अपवादों के बारे में भारतीय न्याय संहिता की कौन से अध्याय या चैप्टर में बताया गया है, तब आपका उत्तर क्या होगा? अध्याय 3। यहां पर धारा 14 में लिखा है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी एक उदाहरण आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई अधिकारी है, ठीक है, उसको लगता है कि उसे गलती से उसके पास या तो ये आदेश पहुंच जाता है कि तुमको ये कार्य करना है, ठीक है, और उससे वो कार्य हो जाता है और वो कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो वह तथ्य की भूल के कारण अपराध हुआ है, लेकिन ये कानून सम्मत हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, इसके बारे में धारा 14 में बताया गया है। अगला है 15वां, न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। ठीक है, तो न्यायाधीश के जो कार्य हैं उसके लिए धारा 16 में दिया गया है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यानी कि जैसे कोई न्यायालय जल्लाद को आदेश देता है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाता है, तुमको ये इनको फांसी देनी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आदेश का अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण अपवाद हैं। कौन कौन से अपराध अपराध नहीं माने जाएंगे, किन परिस्थितियों में, ये साधारण अपवाद के रूप में अध्याय 3 में बताया गया है। अगला जो सेक्शन है आपका, जो खंड है, वो धारा 17 है। इसमें बताया गया है विधि द्वारा न्यायानुमत तथा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अगला है 18, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना क्या है, जैसे अस्पताल, ठीक है, यहां पर ऑपरेशन करते हैं, वो विधिपूर्ण होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऑपरेशन के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई दूसरी नस कट जाती है, उसमें व्यक्ति का कभी अंग शिथिल हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है, या कई बार क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या उसमें माना जाएगा, उसके बारे में है यहां पर। अगला है आपका धारा 19, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। ठीक है, जैसे आप अस्पताल गए, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हुआ या आपको कुछ हो गया, कोई दिक्कत आ गई पैर में, है ना, तो वहां पर क्या हुआ कि डॉक्टर को लगता है कि अगर आपका पैर काट दिया जाए तो आपका शरीर बचाया जा सकता है, आपकी जिंदगी बचाई जा सकती है। ठीक है, तो वहां पर डॉक्टर पैर काट सकता है आपका, आपकी सहमति से, ठीक है, या आप बेहोश हैं तो अपनी विवेक से, स्वविवेक से भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में वो अपराध नहीं माना जाएगा, साधारण अपवाद की श्रेणी में आएगा। ये धारा 19 में बताया गया है। अगली जो धारा है हमारी, वो है धारा 20। अब यहां पर 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य वो अपवाद माना जाएगा। ठीक है, कोई अपराध हो जाता है 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यह धारा 20 में बताया गया है। धारा 21 में बताया गया है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अगर 7 वर्ष से ऊपर कोई बालक होता है और उससे कोई अपराध हो जाता है, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु है उसकी, तो पहले उसकी जांच की जाएगी कि वो अपरिपक्व है या परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है उसने। फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि वो 7 वर्ष से कम आयु के नीचे वाले श्रेणी में आएगा या ऊपर की श्रेणी में आएगा। अगला है आपका 22 धारा, जिसमें लिखा है विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य, यानी कि कोई पागल व्यक्ति है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पे चल रहा होता है, अचानक से पागल किसी पर हमला कर देता है, तो ऐसे में उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ भी हो गया था, आराम से मैं जा रहा था तो अचानक से कोई आया और मेरे बगल में जो बैठा था उसके बहुत तेज थप्पड़ मार दिया, और बाद में पता चला वो बहुत पागल था। अगर उसका सही से घूंसा या थप्पड़ वो लग जाता आंख में तो उसका कल्याण हो जाता, जो मेरे पड़ोस में बैठा था, लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यह है विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य। ठीक है, अगला है धारा 23, यानी कि खंड 23।
इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। ठीक है, कि किसी ने उसको मतता कराई है, किसी ने उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध नशा कराया है और अब वो निर्णय लेने में असमर्थ है कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसी स्थिति में उससे अपराध हो जाता है, तो वो अपवाद की श्रेणी में आएगा धारा 23 के तहत, है ना। धारा नहीं, यहां पर खंड है, हिंदी में आप बात रखिए, वो पुरानी धारा है तो दिमाग से बार बार निकल रही है। जो यहां पर न्याय संहिता में इसको खंड कहा गया है। क्या कहा गया है? खंड कहा गया है, जिसको सेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। अगला है आपका खंड 24। किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है ना। कोई नशे में है, उसे ज्ञान नहीं है विशेष कि इसका आशय क्या है, कि क्या कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्थिति है यहां पर। अगली धारा है 25। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। ठीक है, कि सम्मति से किया गया कार्य, कि किसी को आप बाइक सिखा रहे थे, है ना, या जो वो आप देखते हैं रोप वे पे जब जाते हैं और लैंडिंग करते हैं बहुत से लोग, दो पहाड़ों के बीच में रस्सी में लटक के जाते हैं इधर से उधर, तो वहां पर एक व्यक्ति धक्का देता है। ठीक है, वहां सहमति से कार्य होता है, सम्मति से कार्य होता है और उपहति कारण यानी कि नुकसान पहुंचाना आशय नहीं होता है। लेकिन कोई दुर्घटना हो जाए, हो ही जाती है, रस्सी टूट जाए या कुछ हो जाए या रास्ते में कोई और हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो वहां पर दुर्घटना होगी वो अपवाद की श्रेणी में आएगी। अगली जो धारा है वो 26 है, ये खंड 26 है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। अगली जो धारा है आपकी वो है 27। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य क्या माना जाएगा? 27। संरक्षक द्वारा यानी कि अभिभावक है कोई, ठीक है, और उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, यानी कि कोई बालक है वो बार बार शैतानी कर रहा है, या कोई विकृत चित्त वाला व्यक्ति है बार बार शैतानी कर रहा है, उसको वो ऐसी जगह पर बार बार जा रहा है जहां पर उसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको उससे बचाने के लिए अगर उसको वो एक कमरे में बंद कर देता है कुछ देर के लिए, तो इसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये एक उदाहरण है खंड 27 का। अगली जो धारा है आपकी वो है खंड 28। इसमें कहा गया है कि सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। क्या? सम्मति का अर्थ होता है सहमति। ठीक है, कि यह ज्ञात हो गया है कि ये किसको डरा के सहमति ले ली गई। इसको जैसे नहीं लड़कियों क्या किया जाता है, भय कराया जाता है या भ्रम में रखा जाता है, कि कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे, ये हो जाएगा, तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे अगर तुमने ये नहीं किया। तो वहां पर वो सहमति दे देता है उस पल के लिए, ठीक है, लेकिन वह सहमति नहीं मानी जाएगी, अपवाद माना जाएगा, क्योंकि वो भय और भ्रम के अधीन में दी गई। ठीक है, अगला है आपका, जैसे क्या होता है, कई कंपनी साइन करवा लेती हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, इस पर साइन कर दो, और फिर बाद में बदल जाती हैं, कहती हैं तुमने तो यहां पर पहले से साइन कर रखे थे, अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तो वहां पर कोर्ट क्या कहता है, तुमने ये भय दिखाकर और भ्रम दिखाकर, ठीक है, भ्रम के अधीन इनको ये सहमति ली थी, इसलिए तुम्हारा ये एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा और तुम पर आपराधिक मुकदमा चलेगा उस कंपनी के ऊपर। ठीक है, या उसको जो भी बनता हो वहां पर, तो ये होता है कि वो सहमति रद्द हो जाएगी, ये अपवाद मानी जाएगी सहमति। अगला जो खंड है आपका वो है 29। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्यों का अपवर्जन यानी कि उनको नहीं माना जाएगा जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं। अगली है जो खंड है आपका वो 30 है। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अब किसी को अचानक से जैसे हार्ट अटैक आ रहा है ना, और उसको आप अचानक से क्या कहते हैं, तुरंत उसका सीना दबाएं बहुत तेजी से। मान लीजिए कोई स्त्री है ना, उसको हार्ट अटैक की फीलिंग आ रही है
और फिर जाके उसका कोई पुरुष है वहां पर, कोई आसपास नहीं है, ठीक है। और अब उसको पंपिंग देनी है सीना दबा के। अब उस स्थान को स्त्री को कोई पुरुष हुए छुए, स्पर्श करे या दबाए तो वो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके उस स्त्री को हार्ट अटैक से बचाने के लिए उसके हृदय को दबाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में किया गया वो स्पर्श अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही व्यक्ति ने उससे परमिशन ली हो या नहीं ली हो, ठीक है। तो ये सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, उसे अपवाद की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। 31, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। जैसे क्या होता है कई बार कि व्यक्ति को कोई खबर दी और उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार वाले जाके उसके खिलाफ कर दें एफआईआर कि तुम्हारी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई या उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि तुमने ये सूचना दी थी, तो कोर्ट वहां पर देखेगा कि यह सूचना सद्भाव पूर्वक दी गई थी या नहीं दी गई थी। अगर दी गई थी तो यह अपवाद में आ जाएगी, वो अपराध में नहीं आएगी, ठीक है। अगला जो खंड है आपका वो है 32, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, ठीक है। कई बार क्या धमकियां दी जाती हैं, अगर तुमने ये कार्य नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे परिवार के साथ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कार्यों को भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, अपवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला जो खंड है आपका वो है 33, तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य, यानी कि मामूली अपहानि, कि कोई पेन चोरी कर ले गया, ठीक है, तो किसी ने पेन चोरी कर लिया या एक हल्की सी गाली दे दी, ये क्या है, ये तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य हैं, ये 33, इनको अपवाद माना जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। अब यहां पर व्यक्तिगत प्रतिरक्षा आती है, सेल्फ प्रोटेक्शन आता है, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में जो 34 से 44 तक के खंड है, सेक्शन है, धाराएं हैं, वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें कहां पर बताई गई हैं, खंड 34 में बताई गई हैं। 35 में क्या बताया गया, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कौन सी धारा में है, कौन से खंड में है, कौन से सेक्शन में है, तो खंड 35 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बताया गया है। अगला जो खंड है आपका वो है 36, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त व्यक्ति हो। 37, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त व्यक्ति हो, यानी कि कोई पागल व्यक्ति है और अचानक से तुम पर हमला करने आता है, तो आपको क्या करना है, उस समय कैसे अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा करनी है, यह आपको बताया गया है। अगला है धारा 37, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ऐसे कार्य पूर्व निर्धारित कर दिए गए हैं जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। वो कौन से कार्य हैं, वो 37 में बताए गए हैं। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है 38, इसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है बताया गया है, कि किन परिस्थितियों में आप किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए। तो यह सेक्शन 38 में बताया गया है। सेक्शन 39 यानी कि 39 में कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 40 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना बताया गया है। सेक्शन 41, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, यानी कि आपके शरीर को कोई सुरक्षा नहीं थी लेकिन आपकी संपत्ति को मतलब शरीर को कोई खतरा नहीं था लेकिन आपकी संपत्ति को खतरा था। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें आप उस प्रतिरक्षा के अधिकार यानी कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जो सेक्शन 42 यानी कि खंड जो 42 है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का तक का कब होता है, ऐसा बताया गया है।
43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना बताया गया है। अगली जो सेक्शन है वो 44 है। इसमें घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको चैप्टर 3 में बताई गई हैं। ठीक है, और ये साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के विषय में चैप्टर 3 में बताया गया है। साधारण अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 में बताया गया है। ठीक है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा की जो आपकी धाराएं हैं, जो खंड है, वो 34 से स्टार्ट होते हैं और 44 तक हैं। और जो प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात है, परिभाषा है, वो शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा यानी कि खंड 35 में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अगला जो हमारा चैप्टर है वो अध्याय 4 है और इसमें क्या बताया गया है, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो दुष्प्रेरण बताया गया है, दूसरा आपराधिक षड्यंत्र बताया गया है और तीसरा प्रयास के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दुष्प्रेरण के विषय में। धारा 45 कहती है किसी बात का दुष्प्रेरण। ठीक है, यह धारा 45 में बताया गया है किसी बात का दुष्प्रेरण यानी कि आपकी दुर्भावना। ठीक है, तो वो यहां पर किसी बात का दुष्प्रेरण कैसे होगा, वो 45 में निर्धारित होगा। अगला जो खंड है आपका वो 46 है, दुष्प्रेरक कौन है। इसकी परिभाषा कहां पर मिलेगी आपको, वो 46 के तहत निर्धारित किया जाएगा कि आखिर दुष्प्रेरक कौन है। ठीक है, धारा 47 में भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण कौन करता है, इसके बारे में बताया गया। धारा 48 में बताया गया है भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। ठीक है, अगला है 49 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कार्य है जो परिणाम स्वरूप किया गया, ठीक है, दुष्प्रेरण के दुष्प्रेरित कार्य, और उसके लिए अगर कोई उपबंध नहीं है तो उसको कैसे दंड दिया जाएगा, वो अनुच्छेद जो आपका खंड 49 है उसमें बताया गया है। ठीक है, जो आपका खंड 50 है उसमें दुष्प्रेरण का दंड बताया गया है और वो किन परिस्थितियों में होगा, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। यानी कि किसी ने आपको दुष्प्रेरित किया, लेकिन जो दुष्प्रेरित हुआ वो दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न है उसका आशय, और वो कार्य करता है। जैसे किसी ने आपको दुष्प्रेरित किया कि इसको मारना है। ठीक है, अगर तुम मारो इसको, भड़काया तुमको खूब, लेकिन तुम जाके उसको निपटा दो, उसका मर्डर कर दो, तो वहां पे आपको कौन सा दंड मिलेगा, उसकी बात 50 में की गई है। ठीक है, यह फर्क है 50 और 49 में। अब बात करते हैं 51 की। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया हो। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है ऐसी परिस्थिति में दुष्प्रेरक का क्या दायित्व बनेगा। अगर उसने जो जिसके लिए दुष्प्रेरित किया था वो कार्य नहीं हुआ, कुछ और हो गया। ठीक है, 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्यों के लिए अकालित दंड से दंडनीय है। ठीक है, अगला जो खंड है आपका वो है 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशित से भिन्न हो। अगला है आपका 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति थी या नहीं है, उसका भी निर्धारण खंड 54 से होगा। 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। ठीक है, अगला है आपका 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। अगला है आपका 57 लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। अगला है आपका 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। अगला है आपका 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। यहां पर आपका पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी बन रही है। ठीक है,
कि किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। अगले है आपका खंड 60, कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना का छिपाना। ठीक है, तो यह भी आपका धारा 60 में आता है। अब बात करते हैं आपराधिक षड्यंत्र के विषय में, तो यह आपका धारा 61 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में पूछा गया है और यह आपका खंड 61 में है। क्या? आपराधिक षड्यंत्र के विषय में खंड 61 में बताया गया है। अगला है आपका प्रयत्न के विषय में, तो यह 62 में है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड, यह किसमें है? यह आपका 62 में है। ठीक है, तो आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड, यह किसमें है आपका? यह आपका 62 में है। ठीक है, तो आपराधिक षड्यंत्र आपका 61 में है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और दुष्प्रेरक की परिभाषा कहां पर है? 46 में मिल जाएगी आपको। भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, ये सब कुछ आपका मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में 34 में बताया गया है। ठीक है, और उसका जो आपका शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसमें आता है? खंड 35 में आता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी और ये आपका 3 और 4 चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सलाह हो, कहीं पर आपको कुछ गलती लग रही हो, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।